नमस्कार, सेवापथ न्यूज के विशेष प्रोग्राम रण 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक रण पे जो कि इस समय जारी है और वो रण है घोसी उपचुनाव का। घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से वहां विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और अब वो भारतीय जनता पार्टी से घोसी से विधायक के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने वहां से पहले विधायक रहे, 2012 में विधायक रह चुके सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम घोसी के रण पर, घोसी के समीकरण पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो साथी मौजूद है, अनूप मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, शाश्वत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और बलराम सिंह यंग जर्नलिस्ट है हमारे साथ में। इनसे हम इस पे बात करें। चलिए, तो सबसे पहले हम जातीय समीकरण को आपके सामने रखते हैं कि जो जानकारों का मानना है कि वहां घोसी विधानसभा सीट की जो कुल आबादी है लगभग 7 लाख से ज्यादा है। वहां पर 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता है, वोटर है और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो दलित और मुस्लिमों की है। लगभग 90 से 95 हजार दलित मतदाता और लगभग इतने ही 90,000 95,000 मुस्लिम मतदाता घोसी विधानसभा क्षेत्र में है। कहा जाता है दलितों में अलग अलग जातियां हैं, लेकिन दलित मतदाता लगभग एक ही तरफ का रुख करता रहा है अभी तक घोसी में। और मुस्लिमों में सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो अंसारी की है, यानी पसमानदा मुस्लिमों की है। और इसके अलावा वहां पर एक बड़ी संख्या में एक चौहान बिरादरी जिससे दारा सिंह चौहान आते हैं, जिनको लोनिया समाज कहा जाता है, लोनिया चौहान, उनकी बड़ी संख्या है। इसके बाद जाटो हैं, वहां पर धोबी हैं, खटीक हैं, पासी हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता वहां पर बड़ी संख्या में है और कहीं न कहीं दलित मतदाता ही निर्णायक भूमिका में है। कहा जाता है पिछड़े वर्ग से जो 50,000 के आसपास राजभर मतदाता है, 45,000 50,000 नोनिया चौहान है, करीब 20,000 मल्लाह और निषाद हैं, 40,000 यादव हैं और इसके बाद कोयरी भी बड़ी संख्या में है, प्रजापति बड़ी संख्या में है। क्षत्रिय जहां से सुधाकर सिंह जिस समाज में आते हैं उसके भी 15,000 के आसपास मतदाता है, लेकिन ये बड़ी संख्या नहीं है। नोनिया चौहान जिससे दारा सिंह चौहान आते हैं उसका लगभग 45 से 50,000 मतदाता है। अब कहा यह जा रहा है कि दलित अंत में जिसके साथ होते हैं घोसी में वही बाजी मारता है और इसी तहत लंबे समय से वहां फागू चौहान, दारा सिंह चौहान को भी मौका विधायक बनने का मिला है। क्या होगा, बात शुरू करेंगे अनूप मिश्रा जी। अनूप जी, घोसी का रण जीत से ही धुलेगी स्याही के दाग, क्या होगा दारा सिंह चौहान? देखिए, जिस तरीके से घोसी में उपचुनाव घोषित हुआ है, वहां पे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। इसके बाद वहां पे उपचुनाव हुआ है। उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान है। अब सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला ये हो गया है कि कांग्रेस ने आज ही वहां पर एक घोषणा कर दी है कि वो इंडिया गठबंधन, जो कि उनका गठबंधन बना है, उस पे समर्थन देंगे और कांग्रेस वहां पर अपना जो है उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस पे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो चुनाव की बात की जाए, अभी वहां पे निर्णायक वोट की बात की जाए तो जहां पे मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा है, जिसमें से अंसारी समाज आता है, इसके बाद दूसरा जो है लोनिया समाज भी आता है और आपका जो है जो फागू चौहान जिसके दलित ओबीसी नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं उस क्षेत्र में। इसके बाद निषाद आता है और निषाद साथ में राजभर, करीब 56,000 वोट राजभर की है और राजभर का इस बार एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है। तो एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई आपको वहां देखने को मिलेगी। ये पता चलेगा तो 5 तारीख को, लेकिन एक दिलचस्प लड़ाई जरूर होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि घोसी में जो दलित और ओबीसी जिस तरफ मुड़ता है, जिसमें दलित की खास बात होती है, वही जो है विजय सिंह को प्राप्त करता है। शाश्वत तिवारी जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। घोसी का एक कैलकुलेशन है, घोसी वहां से बहुत बार फागू चौहान जो कि अभी राज्यपाल है मेघालय में, वो वहां से विधायक हुए। दारा सिंह चौहान भी वहां से विधायक हुए। पहले जब वो सीट घोसी नहीं थी, नथुपुर कहा जाता था, तब वहां सुधाकर सिंह विधायक हुए। 2012 में अंतिम बार सुधाकर चुनाव जीते थे। उसके बाद फिर दारा सिंह चौहान को मौका मिला। दारा सिंह चौहान भी अभी वहां विधायक थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से विधायक चुन के आए थे। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहे, लेकिन फिर चुनाव के समय 2022 का जो चुनाव हुआ, चुनाव के समय उन्होंने पार्टी छोड़ी, उस समाजवादी पार्टी में गए, घोसी से चुनाव लड़े और जीते और अब उन्होंने सपा छोड़ करके वहां से इस्तीफा दिया और एक बार फिर भाजपा के कैंडिडेट के रूप में। आपको क्या लगता है, छत्री सुधाकर सिंह और नोनिया चौहान, दारा सिंह चौहान, इन दोनों के बीच में क्या होने वाला? घोसी किसकी होगी? घोसी शाश्वत?
नहीं, देखिए इसमें एक तो सीन बड़ा स्पष्ट ये बनता है कि जो भी लड़ेगा या जो भी कैंडिडेट ऊपर जाएगा या जिसका चुनाव उठेगा, जो जीतेगा, उसकी लड़ाई तो बीजेपी कैंडिडेट से ही होने वाली है। यानी जो भी लड़ेगा वो जो है दारा सिंह चौहान से ही लड़ेगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि दलितों की जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, और मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन काफी बड़ा कॉम्बिनेशन है, और ये जो है बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद हैं। इनके जो पार्ट्स हैं और जो उनके जातियां और नीचे जातियां, वो सब मिला के अगर वो बात की जाए तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इस पे भाजपा ने भी बहुत काम किया है। जो देखने में आया है कि दलितों में भाजपा ने बहुत काम किया, काफी लोगों का रुझान उस तरफ भी है। तो अब ये समय बताएगा जिसकी भी लड़ाई होगी, और लड़ाई तो इन्हीं दोनों में बीच में होनी है, ये तो तय है। हाँ, कि बसपा ने बाकूबर दे रखा, वहां नहीं कैंडिडेट है, उन्होंने कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में मुकाबला तो सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच में ही होगा। और मुझे जो लगता है कि जातिगत समीकरण में भाजपा ने काफी क्योंकि काम किया है, और उनको अपने साथ लाने के लिए और उनको तमाम उनको फायदे पहुंचाने और कैसे उनका स्तर ऊपर बढ़ा जाए, इन सभी बातें भी की हैं, तो वो फायदा भी उनको मिलेगा। और ये भाजपा का पल्ला ज्यादा भारी दिख रहा है फिलहाल जो अभी माहौल है। बाकी अभी चुनाव में वक्त है। बलराम, आपसे पूछ लेते हैं, बलराम, इस घर से उस घर और फिर उस घर से इस घर, आने वाले दारा सिंह चौहान का अपना घर घोसी बचेगा? घोसी के रण में शाही के जात धुलेंगे या कुछ और परिणाम आ सकते हैं? देखिए, इस बार घोसी में लड़ाई बहुत कांटे की होने जा रही है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह का प्रोफाइल भी बहुत मजबूत है, और उनके साथ इस बार अंसारी ब्रदर्स, जिनका काफी प्रभाव है उस इलाके में, कितना भी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हो, जो भी चीजें हो गई, लेकिन आम जनता में उनकी पकड़ अभी भी बरकरार है। कहीं न कहीं जो भी चीजें उसके पीछे हों, लेकिन अंसारी परिवार ने पूरी तरह से सुधाकर सिंह के फेवर में अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही एक चीज और जो सुधाकर सिंह को काफी हद तक मजबूत कर रही है, वो ये है कि जो इनका दल बदल, खासतौर पे दारा सिंह चौहान का, इसको लेकर आम जनता में जो उनकी छवि है कहीं न कहीं थोड़ा सा नकारात्मक बन गई है। इसका दुष्प्रभाव जो है कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। आपको रिजल्ट इसके चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। दल बदल, निश्चित रूप से दल बदल जल्दी जल्दी किया है दारा सिंह चौहान ने। मौसम वैज्ञानिक बने, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ शायद छोड़ी थी कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आए, लेकिन जब नहीं आई, वो विधायक तो बने लेकिन वो प्रतिपक्ष में हुए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कसौटी पे परख रहे हैं अपने आप को। हम अनूप मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि सुधाकर सिंह 2012 में विधायक रहे, उसके बाद वो विधायक नहीं हुए, लंबा समय बीता है, 10 साल का गैप है। इस बीच में दारा सिंह चौहान वहां से 2 बार विधायक हुए, दारा सिंह चौहान तीसरी बार मैदान में है। दारा सिंह चौहान पार्टी बदलने में जल्दी करते हैं, तेजी से पार्टी बदलते हैं, इसका नुकसान हो सकता है उनका, या भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो दोबारा घर वापसी जो उनकी है उसका कुछ लाभ होने मिलने वाला? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान ने जो दल बदल किया है उसका बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, एक जनता में नेगेटिव मैसेज जाता है। अब बात अगर सुधाकर सिंह की करते हैं तो सुधाकर सिंह जो है 2019 में विजय राजभर से वो हारे थे, और वो हार का जो अंतर था वो मात्र 1773 वोट था। और इससे पहले जब, और तब हुआ था जब उनको समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं मिला था, किसी कारणवश जो है वो लेट पहुंचे थे, जिसके कारण उनको समाजवादी का सिंबल नहीं मिला था। वो निर्दलीय लड़े थे और समाजवादी पार्टी के समर्थन से थे, तब वो मात्र 1773 से वोटों से हारे थे। तो बलराम जी की एक बात बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं कि कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह भी वहां पे एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, और बहुत ही मजबूत रूप में। दूसरा, एक पब्लिक की सिंपैथी भी सुधाकर सिंह के पास इसलिए है क्योंकि सुधाकर सिंह का जब टिकट कटा और दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के से टिकट मिला, तो उनका जो मंच से दर्द झलका था उस पे उन्होंने, वो कह सकते हैं कि उनके आंसू भी आ गए थे। और लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। जब पार्टी नहीं छोड़ी तो इसका कहीं ना कहीं एक जनता में मैसेज जरूर जाता है कि ये ऐसा नेता है जो स्टैब्लिश नेता है, जो एक जगह पर रह सकता है। और यही फायदा सुधाकर सिंह को मिल सकता है, क्योंकि सुधाकर सिंह बड़ा नाम है, छतरी वोट भी उनके साथ में आ सकती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि वो एक ठीक ठाक 2019 में रन रहे हैं, विजय राजभर से वो जीते, जरूर हारे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मात्र बहुत कम वोटों का जो मार्जिन था। तो ये एक लड़ाई बहुत ही निर्णायक हो सकती है, बहुत ही कड़ी लड़ाई हो सकती है। लेकिन जो दारा सिंह चौहान के लिए जो एक बड़ी बात है, बड़ा फायदा हो सकता है, वो है निषाद वोट
जिसपे हम लोगों ने बात नहीं की, निषाद वोटिंग भी वहां पे एक बड़ा फैक्टर है। संजय निषाद जो कि एनडीए के गठबंधन के साथ में है, और संजय निषाद एनडीए गठबंधन के साथ में है, और सोहेल देव सुभाषपा भी एनडीए के साथ में है, और दूसरा दारा सिंह चौहान की खुद की अपनी 55 से 56 हजार उनके समाज की वोट है। तो ये भी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं, और ये कहे जा सकते हैं कि लड़ाई कांटे की हो सकती है। इसको भी जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बताया निषाद वोट और राजभर वोट एक बड़ा फैक्टर है। और इस समय जो एनडीए गठबंधन है उसमें एक बार ओम प्रकाश राजभर फिर से आ गए शाश्वती। ओम प्रकाश राजभर भी अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उधर संजय निषाद पहले से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। तो निषाद और राजभर वोट जो है वो हम बड़ी संख्या में है। अगर ओम प्रकाश राजभर जो है उनका प्रभाव रहता है, संजय निषाद का प्रभाव रहता है, तो वो पिछड़े वर्ग का जो ओम प्रकाश राजभर की वजह से और संजय निषाद की वजह से जो पिछड़े वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, उसका फायदा उनको मिलेगा। उमेश पांडे एक नाम है, वहां बगल की सीट है मधुबन, उससे वो विधायक रहे हैं उमेश पांडे। और अभी परसों ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कल या पहले परसों ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय उनको ज्वाइन कराया जब घोसी में उपचुनाव हो रहा है। और उमेश पांडे के बारे में कहा जाता है कि उमेश पांडे सुधाकर सिंह के और उमेश पांडे के सबसे ज्यादा 36 के आंकड़े हैं। कहीं ना कहीं उमेश पांडे के परिवार के कुछ लोगों की हत्या हुई और उस हत्या के आरोप जो है सुधाकर सिंह और उनकी टीम पर लगाए हैं, वो मामला भी है। और उमेश पांडे ने, ब्रजेश पाठक ने उनको ज्वाइन कराया है। उमेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, मधुबन से विधायक रहे हैं, प्रभावशाली है, ब्राह्मण और भूमिहार वोटों में उनका प्रभाव कहा जाता है। हम भी जानना चाहेंगे कि कितना फर्क पड़ेगा निषाद पार्टी और सुभाषपा की वजह से घोसी उपचुनाव पे, इस पर आप प्रकाश डालना। नहीं, ये दोनों जो हैं अपने अपने जाति के बड़े चेहरे हैं। इधर निषाद भी उनके संग काफी है और निषादों में उनका काफी दखल है, और भाजपा के साथ हैं तो ये भाजपा के फेवर में जाएगा। इधर दूसरे जो हैं राजभर भी क्योंकि अभी भाजपा के साथ हैं और तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और भाजपा के उनका फ्यूचर भी उनको दिखता है कि बेस्ट अच्छा होगा आगे चल के, तो सरकार के संग रहने से लाभ होगा और भाजपा का जो कमिटमेंट है उसका भी लाभ मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि ये लोग समझाने में अपने जात के लोगों को और वहाँ के अपने सदस्यों को समझाने में कामयाब रहे तो वो लाभ होगा भाजपा के फेवर में इसका लाभ होगा। ये लाभ सपा को इसका नुकसान होगा। अच्छा बलराम, आपसे पूछ लेते हैं, उपचुनाव कहा जाता है, उपचुनाव जब होता है और मूल चुनाव जो होता है तो दोनों में थोड़ा अंतर ये होता है कि उपचुनाव अमूमन लोग ये कहते हैं, जानकार मानते हैं, राजनीतिक जानकार, उपचुनाव अक्सर सत्ता पार्टी होती है, सत्ता पक्ष होता है, उसके फेवर में इसलिए हो जाता है कि जनता सोचती है कि यदि हम यहाँ से दूसरी पार्टी का कैंडिडेट चुना के भेजेंगे, जो कि अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के रूप में दारा सिंह को जिताया था, सपा के विधायक होने के नाते उनको सीट छोड़नी पड़ी, उनको सत्ता में रहना था, इसलिए सीट छोड़ करके दोबारा वो भाजपा की तरफ चुनाव में है। तो उपचुनाव को आप क्या देखते हैं, क्या जनता भी उपचुनाव जहां पर होता है वहां पर सत्ता के पक्ष में ज्यादा सत्ता रुझान रखती है या घोसी में कुछ और दिखाई पड़े? देखिए, आपको ये चीजें पूरी समझनी चाहिए और काफी हद तक जो है कि ये जो उपचुनाव जितना भी होता है इसमें आप देखें मतदान का प्रतिशत जो है वो काफी हद तक ये तय करता है कि जनता का रुझान काफी हद तक नकारात्मक रहता है। इसको लेकर वो बेरुखी से पेश आती है। आप देखेंगे तो 30%, 32%, कहीं 35%, इसके ऊपर का मतदान नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जनता के अंदर कोई उत्साह नहीं रहता उपचुनाव को लेकर। उसे पता रहता है कि सरकार बदलनी नहीं है, नतीजे कुछ चौंकाने वाले होने नहीं है। हाँ, ये जरूर रहता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ जाना इसलिए पसंद करती है कि उसकी जो बिजली, पानी, सड़क और इसके जो छोटी मोटी जो समस्याएं रहती है वो सत्ता पक्ष का अगर उनका विधायक रहता है तो इसका उनको कहीं न कहीं लाभ मिलता रहता है और सरकार में उनका जनता का अप्रत्यक्ष रूप से जो दखल बना रहता है। इसलिए जनता ये चाहती है कि हमारा जो है विधायक सत्ता पक्ष का ही अमूमन चुने, इसलिए उपचुनाव अमूमन यही मान लिया जाता है कि ये सत्ता पक्ष के ही हैं। लेकिन यहाँ पर घोसी में कुछ मामला बदला हुआ था, क्योंकि एक तरफ एनडीए 2024 के आम चुनाव से पहले एनडीए की रूपरेखा कहीं न कहीं यूपी में तय हो चुकी है और INDIA ने भी कमर कस ली है। आप जैसा कि अभी अनूप जी ने बताया कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वाकओट दे दिया है। उन्होंने कहा कि यही प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो वही बसपा उपचुनाव से अमूमन दूर रहती है। आपको बता दें कि इसके पहले जो घोसी में चुनाव हुए थे उसमें बसपा प्रत्याशी ने 54 या 55 हजार कुछ वोट पाए थे। आप
उनको कहाँ काउंट नहीं करते हैं वो नहीं, दलित? बसपा को हम मानते हैं। बसपा क्योंकि एक समय पर बसपा दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, दलित मतदाताओं ने सबसे उसको पंथ किया। लेकिन कांग्रेस का तो पिछले लंबे समय से घोषी क्या वहाँ पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा। अभी पिछले चुनाव में भी 2 सीट, ऐसे में कांग्रेस का समर्थन देना न देना नैतिक रूप से तो दिख जाता है, लेकिन क्या क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस के समर्थन देने से न देने से, क्योंकि चुनाव तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कहने के लिए एनडीए और इंडिया दोनों वहां लड़ रहे होंगे, लेकिन न तो वहां नीतीश आने वाले हैं, न वहां तेजस्वी आगे कुछ करने वाले हैं, और न वहां ममता बनर्जी आ रहे हैं। चुनाव तो वहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और अखिलेश यादव के चेहरे पर कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और खुद कैंडिडेट अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव एक सीट का होता है तो कैंडिडेट खुद अपने चेहरे पर लड़ता है। ऐसे में दारा सिंह चौहान जो अभी अभी विधायक थे और फिर विधायक बनने के लिए सामने है, और सुधाकर सिंह जो कभी विधायक रहे, उनके बीच जो मुकाबला है उसमें आप क्या मान के चलते हैं, कितना प्रभाव होगा अल्पसंख्यक मतदाता? चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं अनूप जी। अल्पसंख्यक मतदाता जिसमें सबसे बड़ी संख्या में अंसारी है, मऊ जिला है, मुख्तार अंसारी उनके भाई अफजाल अंसारी वहां से बड़े राजनीतिक घर उनको कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ढहाया है उनका जो प्रभाव का किला है, प्रभाव क्षेत्र उनका कम हुआ है। खुद उनके बेटे घोसी से चुनाव लड़े थे और जीत नहीं पाए थे, वो अब्बास अंसारी वहां से हारे थे। ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या अंसारी वोटर मुख्तार अंसारी या उनके परिवार से प्रभावित हो सकता है? और अभी अंसारी है किस पार्टी के कनेक्टेड, ये भी जरा देखने की बात है। देखिए अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो जो विधायक अब्बास अंसारी हाँ, क्योंकि विधायक वो राजभर पार्टी सुभाषपा से है, भाजपा तो भाजपा के साथ और है। सुभाषपा भाजपा के साथ है, तो ये जरूर कहा जा सकता है, ये तो तय है कि अब्बास अंसारी कहीं ना कहीं भाजपा के ही विधायक माने जाएंगे। वो जरूर इस बात को जो है नकारते हैं कि वो झंडा समाजवादी पार्टी का लगाते हैं, और ओम प्रकाश राजभर इसको कई मंचों से कह भी चुके हैं कि हमने दबाव में उनको टिकट दिया था जो है अखिलेश यादव के, हमारा उसमें कोई रोल नहीं और हमारे वो विधायक नहीं है। इस बात को कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। लेकिन दूसरी जो आपने ये बात कही कि क्या उनका दबाव रहेगा, क्योंकि अंसारी बंधुओं का उस क्षेत्र में ठीक ठाक दबाव माना जाता है, क्योंकि जो पसमानदा समाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चला रही, कई सारे उनके कार्यक्रम किए गए हैं। पसमानदा समाज से जो एक दानिश आजाद अंसारी जो वहां के जो मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता। लेकिन अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं ये जरूर एक मैसेज जो है मुस्लिम समाज के बीच है और अंसारी समाज के बीच है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, जिसमें जो है मुख्तार अंसारी का बड़ा नाम आया है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है, इससे एक नाराजगी जरूर हो सकती है अंसारी समाज और मुस्लिम समाज के प्रति, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। और अखिलेश यादव की बात की जाए, जो अखिलेश यादव का जो पीडीए गठबंधन है, उसकी असली परीक्षा इसी उपचुनाव में आएगी। पीडीए गठबंधन, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए गठबंधन तो चुनाव से पहले जो गठबंधन था वो तो तार हो चुका है। अभी कई लोग, अभी महान दल उनके साथ नहीं है, अभी वो केशव देव मौर्य उनके साथ नहीं है, यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर जो सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे वो भी उनको छोड़ के गए हैं। तो वो जो उन्होंने नाम लिया है पीडीए, वो जो चुनाव के बाद नाम लिया है जिसका वो अभी बोल रहे हैं, वो पीडीए या इंडिया जो है, वो मुझे लगता है उपचुनाव को लेकर हम कैसे उसकी बात कर सकते हैं। नहीं, हम बात सिर्फ घोसी सीट के रण की बात कर रहे हैं। नहीं, रण 2024 घोसी का रण, घोसी किसकी? नहीं, देखिए घोसी में ये कहा जाता है कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, इसी को लेकर के वहां पे निर्णायक भूमिका है। वहां पे सवर्ण वोट बैंक बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो वहां पे पीडीए की असली अग्नि परीक्षा अखिलेश यादव की इसी उपचुनाव में पता चल जाएगी, क्योंकि वहां पे अल्पसंख्यक जो है वो जरूर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, लेकिन जो पिछड़ा है और दलित है, दलित में बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। जब बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। पीडीए की परिभाषा में हम मानते हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक आता है, लेकिन पिछले लंबे समय से 2014 का चुनाव लोकसभा का, उसके बाद 2017 विधानसभा का, उसके बाद 2019 लोकसभा, उसके बाद 2022 विधानसभा, इन सब में भारतीय जनता पार्टी जीते बताती है कि दलित और पिछड़ा वोटर भाजपा के साथ जाता रहा है। तो दलित और पिछड़ा वोटर जो है उसका केवल परिभाषा नाम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बात अलग है, लेकिन अभी तक अल्पसंख्यक और पिछड़ों में याद हो
यही रहे समाजवादी पार्टी के साथ, क्या आप मानते हैं घोसी उपचुनाव पे मायने बदल जाएंगे? नहीं, यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि देखिए जिस तरीके से ये अग्नि परीक्षा एक हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश यादव की हो रही है, क्योंकि वो हमेशा ये पीडीए पीटीए करके हर सार्वजनिक मंचों से उन्होंने पीडीए का नाम लिया है, जिसमें 45 दलसंख्यक है। तो अगर दलित और पिछड़े की बात की जाए तो घोसी विधानसभा सीट में दलित और पिछड़े की बहुत भारी संख्या है। अब ये देखना होगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता रहा है और इस बार भी उम्मीद इसलिए लग रही है क्योंकि बसपा ने अपना कैंडिडेट वहीं नहीं उतारा है, और बसपा का कैंडिडेट नहीं उतारना तो कहीं न कहीं जो बसपा का वोट बैंक है वो अधिकतर भाजपा में जो है जाता है, ना कि वो समाजवादी पार्टी में जाएगा। अगर पुराने चुनाव को उठा के देख लिया जाए, जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था उस वक्त भी बसपा का वोट जो है समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था, जबकि सपा का वोट भी बसपा को मिल गया था, जिसका फायदा समाजवादी बसपा को ये हुआ था कि उनके 10 लोकसभा 0 से 10 पे आई थी और वो 1 पे आज में है, तो इसका फायदा जरूर उनको मिलेगा। शाश्वत जी, पिछड़ा और दलित वोटर निर्णायक है घोसी सीट पर, इतनी देर की बातचीत से क्लियर हो चुका है। और लंबे समय से पिछड़े और दलित जो हैं उन्होंने व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में समर्थन दिया, तभी निश्चित रूप से 14 और फिर 19 और फिर 17 और 22 लगातार भाजपा जीतती है। घोसी सीट पे आप क्या मान के चलते हैं कि पिछड़े और दलित किसके पाले में होने वाले हैं? घोसी में क्या होगा? नहीं, आप देखिए कि मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, ये एक सीधा स्पष्ट उनका जो है मैसेज है कि जो है वो वोट जो है वो ट्रांसफर, क्योंकि ये फिगर्स बताती रही हैं और पुराने इलेक्शंस के अगर हम रिजल्ट देखें और उसको कास्ट वाइज अगर देखें कि किसको कितना मिला, तो बसपा का वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में गया है, ऐसा माना जाता है, ये आंख से निकल के आते हैं। तो ये वोट जो है अभी इनको अभी तक जो रुझान है आज की डेट में करें, अभी वोटिंग में समय है और वोटिंग का परसेंटेज क्या होगा वो अगर वो 50% से ऊपर जाता है तब कुछ और मायने होंगे, और 50 से अगर नीचे रहता है मतदान का प्रतिशत तब भी उसके मायने कुछ और निकलेंगे। तो अभी इस पे अध्ययन की आवश्यकता है और अभी तक मुझे लगता है कि इसका दलितों का और जो है मुस्लिम्स का रुझान जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ, जैसा कि बाई इलेक्शंस में होता है कि रूलिंग पार्टी की ही सीट फेवर में रहती है और लोग वहां पसंद करते हैं कि रूलिंग पार्टी से उनको अपने पर्सनल लाभ और क्षेत्र के विकास के अगर इश्यूज को अगर देखें तो ये अब दलित जो है अभी तो लग रहा है कि उसका है रुझान, लेकिन अभी समय है, थोड़ा टाइम है, धीरे धीरे परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, तो ये अभी देखना होगा। अच्छा, मतलब आप बता दीजिए जरा जल्दी में, आखिरी बात आपके लिए तो मुस्लिम मतदाता 90,000 से 95,000 है, जिसमें 50,000 से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा जो है वो अंसारी है, अंसारी यानी पसमानदा समाज से। हालांकि मुस्लिम मतदाता कितना जाता है भारतीय जनता पार्टी में, इसको अलग अलग विचार है, अभी तक बहुत ज्यादा लोगों ने कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन सबसे बड़ी प्रभावी बात है कि वहां पर निर्णायक भूमिका में दलित और पिछड़े मतदाता है। तो पिछले लंबे समय से जैसा कि दलित और पिछड़े भाजपा के साथ गए, हालांकि पूर्वांचल में थोड़ा मऊ में खासकर और गाजीपुर में थोड़ा अलग भी हुआ, उसके परिणाम भी दूसरे देखने को आए। आपको क्या लगता है कि घोसी में जब बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट नहीं है, हालांकि कांग्रेस कैंडिडेट होने न होने से ही क्या फर्क पड़ता, ऐसे में हम एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात नहीं करें, हम वहां सपा और बीजेपी की बात करेंगे। चुनाव योगी जी जिस पार्टी से सरकार के मुखिया है और अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष है, उन पार्टियों में हो रहा है, क्या लगता है कि दलित और पिछड़े घोसी में किसके साथ? देखिए, जहाँ तक दलितों की बात है, दलितों मेरा अपना मानना है कि करीब 80% के आसपास जो दलितों में जातियां हैं वो कहीं न कहीं भाजपा में शामिल हो चुकी हैं या वो भाजपा को वोट कर रही है। पिछले चुनाव में देखने को भी मिला जिस प्रकार से बसपा का वोट प्रतिशत लगातार कम होता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 12% ही इनका बसपा का वोट बैंक बचा था। तो कहीं न कहीं जब सारी जातियां ये दलितों की बीजेपी के साथ जा रही हैं तो इस चुनाव में भी ये देखने को आपको मिल सकता है। इसके साथ ही वहां पर राजभर और निषाद ये भी पिछड़ों में प्रमुख वोटर हैं, और तीसरा ये लोनिया समाज जिससे दारा सिंह चौहान जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं न कहीं ये आप ये मान सकते हैं कि पिछड़ों का बहुसंख्यक वोट जो है बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि गैर यादव ओबीसी जो है वो कहीं न कहीं लगातार बीजेपी को वोट कर रहा है। आप पिछले चुनाव से भी ये आंकड़ा देख सकते हैं। अब मुसलमानों की अगर वहां पे बात करें तो शिया मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है और शिया बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। ये आप जहां जहां भी शिया मौजूद है, लखनऊ में आप कई सीटों पे देख सकते हैं, इसके अलावा ऊटी में भी आप देखिए तो कहीं न कहीं बीजेपी कैंडिडेट को इस चीज का लाभ मिल सकता है कि शिया वोटर वहां पर बीजेपी के फेवर में जा सकता है। अनूप जी, उन्होंने बोला कि शिया वोटर वहाँ एक अच्छी संख्या में है और वो शिया को मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी
के पक्ष में रहा है। लखनऊ में भी कुछ शिया वोटर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाजपा को समर्थित करते हैं अटल जी के समय से ही। घोसी में हम शिया पर बात करने के बाद बात करेंगे कि घोसी में पिछड़ों की जो सबसे बड़ी संख्या की मतदाताओं की है वो दलित और पिछड़े। हम पिछड़ों पर बात करें, पिछड़ों में निषाद, पिछड़ों में राजभर, पिछड़ों में नोनिया समाज या नोनिया चौहान जो है वो, और उसके बाद दलितों में कोयरी समाज के, जाटो और अन्य बिरादरी। केवल हम पिछड़े और दलित की अगर एनालिसिस करने पे आए तो घोसी में ये किसके साथ होंगे, पिछड़े और दलित किसके साथ? देखिए अमन जी कि अगर जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई और भाजपा की लड़ाई हम मान के चलते हैं घोसी उपचुनाव में, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछड़े और दलितों का जो वोट है वो निर्णायक भूमिका में आएगा। वहां पे अल्पसंख्यक को हम हटा देते हैं क्योंकि अल्पसंख्यक तो ये कहा जा सकता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर जो हम भाजपा और सपा की लड़ाई में दलित की और अल्पसंख्यक की बात, वो पिछड़े की बात करते हैं, तो पिछड़े में निषाद है, पिछड़े में राजभर है, पिछड़े में लोनिया समाज है। राजभर सोहेल देव ऑलरेडी जो है एनडीए के साथ में शामिल है, निषाद के संजय निषाद एनडीए के साथ में शामिल है, और एनडीए क्या भाजपा कह सकते हैं अगर भाजपा सपा की लड़ाई की बात की जाए। दूसरी आपके लोनिया समाज है जो उनका खुद का वोट बैंक है, और ओबीसी समाज लोनिया समाज के बड़े नेता के रूप में दारा सिंह चौहान जाने जाते हैं। तो ये, और जो भाजपा का जो वोट है दलित वोट बैंक, जो समाजवादी पार्टी की तरफ न जा करके जो है वो भाजपा की तरफ जाने की उम्मीद इसलिए दिख रही है क्योंकि बाई इलेक्शन है और जो रूलिंग पार्टी है उसी को वोट करते हैं। चलिए, बाई इलेक्शन है, आखिरी आप सबका कमेंट लेंगे हम, बस आधे मिनट में बताइए कि क्या स्याही के दाग धुलेंगे जीत से, इसकी उम्मीद है, या दारा सिंह चौहान के साथ इस बार खेल हो जाए? देखिए लड़ाई तो कठिन है, आखिरी 2 शब्दों में अपनी बात समाप्त करता हूं। लड़ाई तो कठिन है, लेकिन अगर जो दलित और पिछड़ा जिस तरफ झुकाव करेगा सीट उसी की निकलेगी, बीजेपी वही प्राप्त कर सके। शाश्वत जी, उपचुनाव है, दारा सिंह चौहान वहां से विधायक थे, अब बीजेपी से उम्मीदवार, क्या लगता है स्याही के दाग धुलने वाले हैं या खेला हो जाएगा दारा सिंह? नहीं, चुनाव जो है बाई इलेक्शन जो जिनको कहा जाता है, ये बाई इलेक्शन ज्यादातर जो है सरकार के फेवर में ही जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए सुरक्षित सीट है और वो निकलने की पूरी उम्मीद है। बलराम, आपका कमेंट करिए, क्या लगता है दारा सिंह चौहान का क्या होगा रण 2024 घोसी में? अब तक की जो चीजें निकल के सामने आई है उससे लग रहा है कि घोसी पर बीजेपी आसानी से अपनी सफाई हासिल कर लेगी, क्योंकि कहीं कहीं दारा सिंह चौहान का अपना प्रभाव इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है, और बीजेपी के जो वोटर्स हैं परंपरागत, उनके साथ ही वो आसानी से की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमने उपलब्ध जानकारी को लेकर एनालिसिस की, हमने बात की समीकरण पर, जातियों पर, हमने बात की क्षेत्र पर, हमने बात की दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह से, क्योंकि उपचुनाव है, सबका मानना है कि उपचुनाव है, और उपचुनाव में जनता कुछ अलग तरीके से निर्णय भी लेती है। अभी दारा सिंह ने इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी है, और जातीय समीकरण भी कहीं न कहीं अगर पिछले दलित रहे भाजपा के साथ तो इनके पक्ष में हो सकते हैं। क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। फिलहाल घोसी में रण जारी है। नमस्कार।